गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम वाणिज्यवाद व भारत में यूरोपीय आर्थिक हितों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम धन निष्कासन के बारे में बात करेंगे। धन निष्कासन, जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, धन का निष्कासन होना, यानी किसी देश से धन का अधिक मात्रा में जाना और उसके बदले में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होना। इस टर्म का नाम जो दिया गया था वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने इसे अप्रतिदत्त निर्यात बोला था, यानी हमारे को किसी भी प्रकार का कुछ निर्यात के बदले में कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। हम बात करें कि यह धन निष्कासन किस प्रकार प्रारंभ हुआ और कब हुआ और क्यों हुआ और भारत के साथ ही क्यों हुआ। जैसा कि पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था, वाणिज्यवाद का जो बेसिक था वह यह था कि कोई भी कंट्री अगर इसको फॉलो करती है तो वह अधिक से अधिक निर्यात करेगी और कम से कम आयात करेगी। इस तरह से कम आयात और अधिक निर्यात के बीच में जो पूंजी की प्राप्ति होती है या लाभ की प्राप्ति होती है, वह उस देश के लिए लाभ होता है, यानी उस देश की इनकम के बढ़ाने में वह जुड़ जाता है। वाणिज्यवाद का ही आगे चल करके एक नया स्वरूप उभर करके सामने आया था, क्योंकि किसी भी देश के पास में इतना कच्चा माल नहीं था कि वह अधिक से अधिक उत्पादन कर सकता, तो उपनिवेशवाद की एक नई धारणा उस समय पैदा हुई। उपनिवेशवाद का अर्थ एक ऐसी कॉलोनी का निर्माण करना जो उस देश को, यानी जो देश के साथ में व्यापार कर रही है, उस देश को अधिक से अधिक कच्चा माल दे सके और इस कच्चे माल को तैयार करके निर्यात के रूप में वह पुनः उसी देश में पहुंचा दे और उसे अधिक दाम पर बेचे। यानी कम दाम पर खरीदा हुआ कच्चा माल अब तैयार माल के रूप में अधिक दाम पर उसी देश को बेचा जाता है जहां से कच्चा माल लिया गया। इस प्रकार जहां से कच्चा माल लिया जाता है उस देश को उन्होंने अपनी कॉलोनी या उपनिवेश के रूप में विकसित किया, यानी कि वहां पे उनको यह अब राइट मिल चुका था, यह उनका अब अधिकार बन गया था, जिस भी देश को वे उपनिवेश के रूप में अपने अधिकृत करते हैं कि वे वहां से कच्चा माल लेंगे। और यही उपनिवेशवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया, क्योंकि प्रत्येक देश को अधिक से अधिक कच्चे माल की जरूरत थी। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा उपनिवेशों को वह अपने अधीन लेना चाहता था। इसी रेस में भारत ब्रिटिश का एक उपनिवेश तैयार किया गया। हम देखते हैं कि क्लाइव ने किस प्रकार से यहाँ पे 1757 में प्लासी का युद्ध करके भारत में अपने राज्य की नींव डाली थी और 1764 में उसने दीवानी अधिकार जब प्राप्त कर लिया तो उसने रेवेन्यूज पे भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो इस प्रकार बंगाल सूबा जो था वह अंग्रेजों के अधीन में सबसे प्रथम आया और धन निष्कासन का भी हम अधिक से अधिक देखते हैं कि बंगाल सूबे से किया गया और इस बंगाल सूबे को पूर्णतया से निचोड़ दिया गया था। अब हम धन निष्कासन के क्या कारण रहे और क्यों ये जरूरत पड़ी। अंग्रेजों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में पूंजी की आवश्यकता काफी अधिक थी। क्यों? क्योंकि वहां पे औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वहां पर उत्पादन अधिक हो रहा था। वह उत्पादन मशीनीकरण क्योंकि हो गया था तो उत्पादन अधिक हो रहा था। उत्पादन के लिए पूंजी की आवश्यकता शुरू से ही रही थी। इंग्लैंड ने जब भारत पर अधिकार किया तो प्लासी के बाद से ही यहाँ के उद्योगों पर अपना अधिकार करने की चेष्टा अंग्रेजों के द्वारा की गई थी और
इन उद्योगों से यानी जो कच्चा माल प्राप्त करते थे उसको खरीदने के लिए उन्हें पूंजी की आवश्यकता थी। फिर अगर वे उत्पादन अपने देश में कर रहे हैं तो उसके लिए भी पूंजी की आवश्यकता थी। तो अगर वे उत्पादन कर रहे हैं तो निर्यात करेंगे, उस निर्यात से जो लाभ होता था उस पूंजी का संचय इंग्लैंड में होता गया, और उस पूंजी के संचय से उन्होंने जब उत्पादन अधिक किया तो उसको खपत के लिए भी मार्केट की ज़रूरत थी, और वह मार्केट भारत के नाम रूप में उन्हें प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से यह एक विशेष सर्कल बन गया था कि आप कच्चा माल एक जगह से खरीदें, अपने देश में तैयार करें और फिर उसको उसी माल को निर्यात के रूप में उस देश में अधिक दाम पर बेचें। इस प्रकार से अधिक लाभ प्राप्त करें और अपने देश में पूंजी का संचय करें। दूसरा कारण जो था वह ये कि यूरोपीय देशों में प्रतिद्वंदिता आपस में बढ़ रही थी। प्रत्येक देश, क्योंकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो नेविगेशन का नया माध्यम तैयार हुआ था, तो अधिक से अधिक लोगों ने नए नए देशों की खोज करी थी और वे उन्हें अपने उपनिवेश के रूप में तैयार कर रहे थे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उनके पास में तैयार माल काफी था। तो इस प्रकार से प्रत्येक देश में, न केवल इंग्लैंड में ही, यूरोप के सभी देश जिसमें फ्रांस भी शामिल था, पुर्तगाल भी शामिल था, स्पेन शामिल था, तो इस तरह से हॉलैंड था, इन देशों ने भारत में और अन्य जगहों पे, साउथ अफ्रीका में भी अपने उपनिवेश खोजने प्रारंभ करे ताकि वे अपने मार्केट का विस्तार कर सकें और अपने देश में पूंजी का संचय कर सकें। तीसरा कारण हम देखते हैं कि पूंजीपतियों का दबाव प्रत्येक देश के शासक पर जबरदस्त बना दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये पूंजीपति अपने धन को राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगा रहे थे। इसलिए ये पूंजीपति अधिक से अधिक कॉलोनीज को डेवलप करने पर जोर दे रहे थे ताकि वे अपने माल की खपत वहां पे कर सकें और जो पूंजी हो उससे नया माल तैयार कर सकें और अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो। हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह पूंजीपतियों की कंपनी थी, जो व्यापारी थे उनकी कंपनी थी, परंतु उसका नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास में था। तो मतलब शासन इसमें सम्मिलित था और शासन की अनुशंसा पर ही ये लोग व्यापार करने के लिए दूसरे देश में आए थे। तो इस प्रकार से जब पूंजीपति सरकार के साथ में मिलकर के कार्य कर रहे थे तो सरकार पर यह दबाव था कि वे अधिक से अधिक कॉलोनीज की खोज करें और ताकि वे अपने व्यापारिक माल को उस पर वहां पर बेच सकें। तो पूंजीपति अपनी पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार पे दबाव बना रही थी और इसके फलस्वरूप सरकार नए नए कॉलोनीज को ढूंढ करके उनका दोहन प्रारंभ कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि भारत में इंग्लैंड की मनोवृत्ति जो थी वह अधिक से अधिक उसका शोषण करने की थी। यह धन निष्कासन न केवल व्यापारिक रूप में हुआ वरन हम देखेंगे कि कृषि पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। कृषि जो थी, जो अभी तक हम लोग ट्रेडिशनल रूप में खेती कर रहे थे, वह ट्रेडिशनल खेती का स्वरूप अब बदल गया था और हम कैश क्रॉप्स उगाने लगे थे, जिसमें गन्ना, कॉफी, नील, जूट, पटसन, ये नई नई फसलें पैदा की जा रही थी। तो इस प्रकार से यह इंग्लैंड का दबाव, जो इंग्लैंड की मनोवृत्ति जो थी वह प्रत्येक क्षेत्र में भारत से अधिक धन वसूल करने की थी और उन्होंने कई अन्य देशों को भी अपने अधीन करके और इसी प्रकार की कॉलोनीज को डेवलप करके स्वयं ने अधिक से अधिक धन कमाने की चेष्टा करी थी। तो हम देखते हैं कि जब उन्होंने भारत पर अपना राज्य प्रारंभ करा
तो यह उनका दबाव जो था वह न केवल राजनीतिक रूप से रहा वरन आर्थिक रूप से भी उतना ही बढ़ता गया। धीरे धीरे करके उन्होंने यहाँ के उद्योगों पर अपना अधिकार कर लिया। उद्योगों के साथ साथ उन्होंने समस्त कृषि पर अपना अधिकार कर लिया, व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया, जो माइनिंग हो रही थी उस पर अपना अधिकार कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जो जहाजरानी व्यवस्था थी, जिनसे जहाज़ों के थ्रू जो व्यापार होता था, यहाँ पर भी उन्होंने जहाजरानी व्यवस्था को डेवलप करा था और उसके फलस्वरूप जहाज यहाँ के तटों पर भी खड़े रहते थे। तो उन सारे व्यापार पे भी अपना अधिकार कर लिया था। तो यहाँ के इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सभी व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया था। तो अभी तक भारतीय राजा जो अपनी रेवेन्यू, अपने ट्रेजर को, राजकोष को बढ़ा रहे थे, वो अब इनसे महरूम हो गए और उस पर अधिकार अब अंग्रेजों का हो गया था। तो इस प्रकार भारत, हम अगर देखें तो 1757 से ही भारत से धन निष्कासन की प्रक्रिया का प्रारंभ हो चुका था। हालांकि ये टर्म जो है बहुत लेट दादा भाई नौरोजी ने दी थी, जब उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रकाशित की थी। परंतु अगर आप इसके संदर्भ में रजनी पामदत्त की आज का भारत अगर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के साथ ही सारा बंगाल सूबा अंग्रेजों के अधीन आ गया था। व्यापार पर उनका, उद्योगों पर उनका एकाधिकार हो गया था और अधिक से अधिक धन कमाना ही कंपनी का अब उद्देश्य रह गया था। अभी तक कंपनी जो थी वह अपनी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर व्यापार कर रही थी, मगर हम देखते हैं कि इस बंगाल सूबे में जब उन्होंने अपना राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिए तो उन्होंने अपने अपने पर्सनल, हर कंपनी का जो बड़ा अधिकारी था वे अपना पर्सनल व्यापार यहाँ पर कर रहा था। तो इस प्रकार से भारत में धन निष्कासन की शुरुआत हुई। दूसरा रूप अगर हम देखें तो भारत से धन निष्कासन अंग्रेजों के ही समय में क्यों हुआ? अभी तक भारत पर राज करने वाले मुस्लिम शासक थे। हम देखते हैं कि सल्तनत काल से भारत पर विदेशी शासन प्रारंभ हो गया था, परंतु इस विदेशी शासन में और अंग्रेजी शासन में हमें अंतर दिखाई देता है। मुस्लिम शासन जो भारत में हुआ उसमें मुसलमान शासक भारत में ही रहे। उन्होंने यहाँ से धन कमाया जरूर से, परंतु उस धन को री इन्वेस्ट भारत में ही करा। वो धन लेकर के कहीं बाहर नहीं गए थे, तो उनका री इन्वेस्टमेंट भारत में ही रहा, तो धन भारत में ही रहा। यह प्रक्रिया सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक और 1757 में जब तक अंग्रेज यहाँ पर आए तब तक चलती रही। तो भारत जो था वह काफी समृद्ध रहा, क्योंकि जो धन, जिस धन उत्पादन के फलस्वरूप मुगल शासक जो धन कमाते थे, उस धन को वे पुनः, या कर के रूप में जो कमाते थे, उस धन को पुनः वे भारत में ही इन्वेस्ट कर देते थे। तो धन निष्कासन मुगल काल में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, परंतु यही धन निष्कासन का स्वरूप ब्रिटिश के भारत आगमन के फलस्वरूप ही शुरू हो जाता है। इस संदर्भ में मैं आपको कुछ आर्थिक इतिहासकारों के नाम बताना चाहूंगी जिन्होंने धन निष्कासन के बारे में लिखा है, जिसमें आप विलियम डिग्बी, जिन्होंने अपनी पुस्तक प्रॉस्परस ब्रिटिश इंडिया ये लिखी है। फिर हम देखते हैं दादा भाई नौरोजी, जो मैंने आपको अभी बताई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आरसी दत्त, जो कि ब्रिटिश काल में ही एक आईएएस अफसर बन चुके थे और उन्होंने अपनी पुस्तक उसी समय उन्होंने वहाँ लिखी थी। उस पुस्तक का नाम इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन सब पुस्तकों के माध्यम से हम भारत की आर्थिक दशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस समय हमें पता चलता है
कि भारत में आर्थिक समृद्धि 1757 में क्या थी और उसके बाद में धीरे धीरे किस तरह से कम होती गई। आरसी दत्त ने तो बहुत ही क्लियर लिखा है कि 1800 से 1825 के बीच और 1875 से 1900 के बीच में 22 बार अकाल पड़े हैं और इन अकालों ने भारत में अंग्रेजों की स्थिति स्पष्ट कर दी कि वे भारत के बारे में नहीं सोचते हैं और वे भारत की शोषण में या दोहन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। डिग्बी ने बड़े ही उपहास उड़ाते हुए अंग्रेजों के लिए लिखा है कि अंग्रेजों ने कहा है कि वे ईश्वर की आज्ञा से भारत में राज्य करने के लिए आए हैं और धरोहर के रूप में उन्हें भारत प्राप्त हुआ है, परंतु उन्होंने इसकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि भारत तो आपके राज में गरीब से गरीब होता जा रहा था और अंग्रेजी अर्थव्यवस्था इतनी उन्नत हो गई थी कि तैयार माल बाहर भेजने के बाद भी उनके पास लगाने के लिए पूंजी बची हुई थी। 1852 में वो लिखते हैं कि ब्रिटेन में विदेशों में जो पूंजी लगाई गई थी वे थी 218 पाउंड, जबकि वो कहते हैं कि यही 1892 में बढ़ करके 2000 लाख पाउंड हो गई थी। इतनी पूंजी वे बाहर विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे थे और जबकि हम उसी के कंपैरेटिवली भारत का निर्यात देखें तो भारत का निर्यात 1860 से 61 तक में 33 करोड़ था और यही बढ़ करके 1907 में 177 करोड़ हो गया और इसका आयात इसी काल में 22 करोड़ से 127 करोड़ हो गया। यानी हम देखेंगे कि निर्यात 177 करोड़ हो गया और आयात 127 करोड़ हो गया था। डिफरेंस हमारे को ये दिख रहा है कि निर्यात अधिक हुआ है और आयात कम हुआ है, जो अंग्रेजों ने उजागर किया। तो उनके अकॉर्डिंग तो आयात कम हुआ है, निर्यात अधिक हुआ है, तो इसका मतलब भारत ने पूंजी कमाई और भारत की समृद्धि में कहीं पे भी परिवर्तन नहीं आया। परंतु वास्तविक रूप में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि बकाया राशि गृह प्रभाव हम अभी पढ़ेंगे, होम चार्जेस जो है उस गृह प्रभार को देने में काम में आ जाती थी और इस गृह प्रभार के माध्यम यानी होम चार्जेस के माध्यम से ज़्यादा हमारा धन भारत से बाहर गया है। तो इस प्रकार से हम अगले लेक्चर में धन निष्कासन बंगाल से और भारत से किस रूप में हुआ इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।